दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुए जन आंदोलनों पर वीडियो की श्रृंखला में अगली कड़ी में आज हम नर्मदा बचाओ आंदोलन पर बात करेंगे। भारत के बड़े जन आंदोलनों में गिने जाने वाले इस जन आंदोलन ने पर्यावरण की चिंता तो की ही है, साथ ही पिछड़े वर्गों विशेष रूप से आदिवासियों के हक की बात भी की है। इस आंदोलन ने बड़े और छोटे बांधों की उपयोगिता में तुलनात्मकता की बहस भी छेड़ी और बांधों से विस्थापित लोगों के दर्द को कम करने का प्रयास भी किया। तो इस पर विस्तार से चर्चा करें इसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। गुजरात का सरदार सरोवर बांध इस आंदोलन का केंद्र बिंदु था। यह बांध नर्मदा परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गुजरात राज्य में लोगों को पेयजल, सिंचाई और बिजली उपलब्ध कराना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन इस बांध का विरोध कर रहा था। विरोध के लिए अनेक तरीके अपनाए गए। इसमें अदालती कार्यवाही, भूख हड़ताल, रैलियों और प्रसिद्ध फिल्म एवं कला हस्तियों से समर्थन जुटाना शामिल था। सन 1991 में नर्मदा बचाओ आंदोलन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। आंदोलन पर बात करने के पहले आइए नर्मदा परियोजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से निकली है। इसे भारत में एक पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाकों से गुजरने के बाद अरब सागर में गिरती है। नर्मदा के जल के बंटवारे और उपयोग को लेकर विभिन्न राज्यों में मतभेद थे। इन मतभेदों को सुलझाने के लिए 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। नर्मदा न्यायाधिकरण का एक उद्देश्य नर्मदा पर बनाए जाने वाले बांधों से विस्थापित लोगों के पुनर्वास की शर्तें तय करना भी था। दिसंबर 1979 को 10 साल की जांच के बाद न्यायाधिकरण के निर्णय को भारत सरकार ने जारी किया और जिसे सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी माना गया। न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार सरदार सरोवर की बांध ऊंचाई बढ़ाने सहित 30 बड़े, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांधों के निर्माण को मंजूरी दी गई। यह माना गया था कि इससे लगभग 4 करोड़ लोगों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी तथा बिजली भी मिलेगी। प्रसिद्ध समाजसेवी मेधा पाटकर और उनके सहयोगियों ने 1985 में परियोजना स्थल का दौरा किया। उस समय भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेशानुसार इस परियोजना के काम की जांच की जा रही थी। कहा गया था कि इस परियोजना में बुनियादी पर्यावरणीय शर्तों की पूर्ति नहीं हुई थी और इसके संबंध में महत्वपूर्ण पर्यावरण अध्ययन भी पूरे नहीं किए गए थे। मेधा पाटकर और उनके सहयोगियों ने पाया कि बांध से प्रभावित होने वाले ग्रामीणों से परामर्श भी नहीं किया गया है। परियोजना के मूल्यांकन पर उनसे प्रतिक्रिया नहीं मांगी गई थी और परियोजना से संबंधित अधिकारियों ने भूमि रिकॉर्ड की जांच भी नहीं की थी। भूमि रिकॉर्ड अपडेट भी नहीं किए थे। मेधा पाटकर ने इन बातों पर सार्वजनिक रूप से चिंता जाहिर करना प्रारंभ किया तो परियोजना का वित्त पोषण करने वाले विश्व बैंक ने पर्यावरण मंत्रालय से संपर्क किया। विश्व बैंक ने स्वयं भी कई अध्ययन करवाए। उन्हें लगने लगा कि परियोजना के बाद की समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया गया था। मेधा पाटकर इस परियोजना से संबंधित सरकारों की आलोचना करने लगी। उनका कहना था कि विस्थापितों को केवल खड़ी फसल के लिए ही मुआवजा दिया गया था, न कि विस्थापन और पुनर्वास के लिए। मेधा पाटकर ने अपने साथियों के साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन किया। गुजरात स्थित नर्मदा असरग्रस्त समिति, मध्य प्रदेश स्थित नर्मदा घाटी नव निर्माण समिति, महाराष्ट्र स्थित नर्मदा धरण ग्रस्त समिति जैसे अनेक समूह पहले से ही थे जो विस्थापित लोगों के उचित पुनर्वास के लिए काम कर रहे थे और बांध के निर्माण के विरोध में थे। ऐसे कई गैर सरकारी संगठन नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ शामिल हो गए। आंदोलन में शामिल होने वालों में स्थानीय लोगों के अतिरिक्त कई पेशेवर लोग, वकील, कॉलेज प्रोफेसर और फिल्मी लोग भी थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए मेधा पाटकर ने अपनी पीएचडी की पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के सरदार सरोवर बांध स्थल तक
नर्मदा घाटी में 36 दिवसीय एकजुटता मार्च का आयोजन किया। यह मार्च मध्य प्रदेश से सरदार सरोवर बांध स्थल तक आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य नर्मदा नदी पर बांधों के निर्माण का विरोध करना था। इस मार्च के साथ स्थानीय लोगों के लंबे संघर्ष का रास्ता खुल गया। इस विरोध के फलस्वरूप विश्व बैंक ने बांध पर विस्तृत अध्ययन के लिए मोर्स कमीशन की स्थापना की। पुलिस ने मार्च करने वालों पर लाठियां बरसाई, बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि महिला कार्यकर्ताओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए। मेधा पाटकर को यूट्यूब की चैनल वीडियो वॉलंटियर्स पर क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस में उपलब्ध इस वीडियो में आप इस आंदोलन के संबंध में बात करते हुए सुन सकते हैं। पूरी नर्मदा घाटी का इस प्रकार का विनाश करते जा रहे हैं। एक एक बांध में लाखों लाखों लोगों को उजाड़ना, रेत खनन से नदी को खत्म करना, घाटी का नर्मदा का पानी रोज 172 करोड़ लीटर उठा रहे हैं। केवल सिंहस्थ के लिए नहीं, क्षिप्रा के लिए नहीं, वहाँ के इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए गंभीर से उठा रहे हैं। नर्मदा क्षिप्रा लिंक से उठा रहे और लिंक्स ला रहे। सरदार सरोवर की बांध की ऊंचाई 122 मीटर से 17 मीटर बढ़ाकर 139 मीटर तक पहुंचने वाली मोदी सरकार ये देख नहीं रही है कि डूब क्षेत्र में जो 40,000 हेक्टेयर का क्षेत्र है, 214 किलोमीटर फैला हुआ है, उसमें 244 गांव और एक नगर धर्मपुरी धार जिले का, इसमें आज भी 48 से 50,000 तक परिवार बसे हुए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोगों का ऑल्टरनेटिव विकास के मॉडल पर विश्वास है। वे मानते हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित करके बनाए गए बांध सच्चे विकास का आधार नहीं हो सकते। इसीलिए उन्होंने विकास चाहिए, विनाश नहीं, और कोई नहीं हटेगा, बांध नहीं बनेगा जैसे नारे दिए। सरदार सरोवर बांध के निर्माण को रोकने के लिए मेधा पाटकर ने 22 दिनों का उपवास किया, जिसमें उनकी जान लगभग चली ही गई। उनके आंदोलन ने विश्व बैंक को परियोजना की स्वतंत्र समीक्षा के लिए मोर्स आयोग की स्थापना करने के लिए विवश कर दिया। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि परियोजना में पर्यावरण और पुनर्वास पर विश्व बैंक की नीतियों का उल्लंघन किया जा रहा था। इन परियोजनाओं में विश्व बैंक की भागीदारी 1993 में समाप्त हो गई। भारत सरकार ने स्वयं ही विश्व बैंक के ऋण को रद्द कर दिया। मेधा ने 1993 में भी इसी तरह का उपवास किया और बांध स्थल से निकासी का विरोध किया। 1994 में नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यालय पर कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। पाटकर और अन्य कार्यकर्ताओं को गालियां दी, उन्हें चोटें भी आईं। इस हमले के विरोध में कुछ एनबीए कार्यकर्ताओं के साथ मेधा पाटकर ने भी उपवास शुरू किया। 20 दिन बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जबरन नली से भोजन उनके शरीर में पहुंचाया गया। यूट्यूब की चैनल अहिंसा कॉन्वर्सेशंस पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में मेधा पाटकर आंदोलन के बारे में अपने अनुभव साझा कर रही हैं। आप भी सुनिए। तो ये सभी बातें बताती है कि हमारे लोगों ने व्यवस्था के ऐसे कट्टर आक्रामकता को भी बदल दिया कई बार, और इसकी इन अनुभवों से लोग फिर सीखते गए और हम और विश्वास रखते गए अहिंसा में। हमारे ऊपर सबसे बड़ा हमला कई बार हुआ था। धुलिया में 200 लोग जख्मी हुए थे और बंदूक के दूसरे बाजू से पांव के मसल निकाल कर पुलिस उनको, आदिवासियों को भागने के लिए मजबूर कर रहे थे। इतना बड़ा हमला था। खैर उसपे किसी को भी सजा नहीं की गई, अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराया गया। हम लोगों ने 200 जख्मी लोगों को अस्पताल में देखा, तब तक हमको जेल में डाला गया था, हम महिलाओं को जिन्होंने कुछ भी हत्या नहीं की थी। लेकिन ये सब होते हुए भी हम लोग कैसे उभर आए इससे, ये हम सोचते हैं। तो क्योंकि लोगों में एक अहिंसक सत्याग्रही पद्धति और रणनीति पर विश्वास बैठा था, इसीलिए हम उभर आ सकते थे। 2017 में जो हमला हुआ था चिखलदा गांव में, जहां 17 लोगों का हमारा उपवास चल रहा था और 7वां दिन था रक्षाबंधन का, और उस दिन हजारों पुलिसों को घुसाया गया। शिवराज सिंह जी की ही सरकार। वो दोनों प्रकार की बच्चियां, एक लड़ेंगे जीतेंगे और दूसरे एक मुस्लिम नारे लगाते थे, और इतना मतलब एक माहौल बना था। सरदार सरोवर बांध का निर्माण कार्य 1999 में फिर से शुरू हुआ। सन 2006 में इसे पूरा घोषित कर दिया गया।
इसका उद्घाटन 2017 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 67वीं वर्षगांठ के अवसर पर बांध के विरोध के स्वरों के बीच में किया। मजे की बात यह है कि 2017 में उद्घाटन के बाद इसकी ऊंचाई 138 मीटर से बढ़ाकर 163 मीटर कर दी गई। देखिए इंडिया टुडे टीवी पर एक रिपोर्ट। Event coinciding with his 67th birthday today. Built on the Narmada River in Gujarat, Sardar Sarovar Dam is India's highest dam for now. Its foundation, in fact, was laid by the country's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. This dam will generate power for the people of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat. It is expected to benefit nearly 4 crore people. Meanwhile, while the project remains controversial, protests have peaked out ahead of the big day. Hundreds of protesters rallied outside the dam site, demanding proper rehabilitation for the people whose lives have been displaced by the dam construction. In Madhya Pradesh as well, activist Medha Patkar has led a protest of people displaced by the project. नर्मदा बचाओ आंदोलन ने विश्व बैंक को भी विकास संबंधी अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य किया। बैंक ने माना कि नई परियोजनाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्थापित लोग कम से कम अपने पिछले जीवन स्तर को तो पुनः प्राप्त कर सकें। बैंक ने यह भी माना कि इस परियोजना से कई आदिवासी लोगों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि भारत सरकार विश्व बैंक से सहमत नहीं थी। मेधा पाटकर और अन्य प्रदर्शनकारियों ने 1989 में वॉशिंगटन डीसी में बैंक की भूमिका पर बात की। इससे बैंक पर दबाव बढ़ने लगा। भारत सरकार ने 31 मार्च 1993 को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण रद्द कर दिया। बहुत से प्रसिद्ध लोगों ने इस आंदोलन का साथ दिया है। मेधा पाटकर के बाद शायद आंदोलन के साथ सबसे घनिष्ठता से जुड़े लोगों में बाबा आमटे का नाम लिया जा सकता है। बाबा को कुष्ठ रोग के खिलाफ काम के लिए जाना जाता था। आंदोलन के साथ जुड़ने के बाद वे मध्य प्रदेश के बड़वानी में आकर रहने लगे। उन्होंने बांध निर्माण के विरोध में 1989 में क्राई ओ बिलवड नर्मदा नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन को अपना समर्थन दिखाने वाली प्रमुख हस्तियों में बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय शामिल हैं। वर्ष 2002 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरदार सरोवर बांध के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की आलोचना करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून में उन्हें 1 दिन कारावास की सजा भी सुनाई थी। देखिए इस संबंध में उनके वकील प्रशांत भूषण का और मेधा पाटकर का टीवी चैनलों पर एक बयान। She said, I stand by what I have said and I am prepared to suffer the consequences. The dignity of the court will be upheld by the quality of their judgments. The quality of this judgment will be assessed by the people of this country. The message is clear. Any citizen who dares to criticize the court does so at his or her peril. To give her less imprisonment because she's a woman is shameful for all women who are for equity. And we feel it's as flawed as was the judgment on the Sardar Sarovar project itself. So one shouldn't have expected much different from the judiciary of this kind, because the judges were biased, as we have been saying all through. फिल्मी शख्सियतों में इस आंदोलन के पक्ष में बोलने वालों में सबसे बड़ा नाम आमिर खान का है। जब उन्होंने बांध का विरोध किया तो पूरे गुजरात में उनका विरोध शुरू हो गया। पहले सुनिए कि वे सहारा टीवी पर इस बारे में साक्षात्कार में क्या कह रहे हैं और उसके बाद उन्हें एनडीटीवी पर भी सुनिए। मेरा ये रिएक्शन है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं जो मेरे ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं मेरे ख़िलाफ़, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा और बड़ी सफाई से कहना चाहूँगा वही बात जो मैंने 2 दिन पहले कही और आज मैं दोहरा रहा हूँ कि बांध की हाइट ऊपर करने से जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, बांध की हाइट ऊपर करने से जो पानी भर रहा है जगहों पे, वहाँ पे जो लोग जिनके गांव पानी के नीचे आ रहे हैं, उन लोगों को अलग से जगह दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, कमा सकें पैसा, अपना पेट काट सकें, खेती बाड़ी कर सकें। No, actually I did not have an idea that it would snowball like this. I thought that what I was saying was pretty much common sense. I was saying that I have nothing against the dam. I'm not commenting about the dam at all. I am concerned with those people who are affected by the water level rising, and they should be rehabilitated. Right. And I felt that every political party would want that to happen. Right. The elected people of the various 4 states, the governments over there, this is their duty and this is their job. And it is because of
the rehabilitation not happening properly, that there is a protest. It is because the Supreme Court has already given a verdict by that point of time that please rehabilitate these people who have not been. इंडियन ओशन बैंड के संगीतकार और गिटार वादक राहुल राम ने भी 1990 से 1995 तक इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इस बारे में YouTube की चैनल मोंगाबे इंडिया पर उनके इंटरव्यू का एक अंश आप देख सकते हैं। And my wife at that time, Amita Bhaviskar, was doing her PhD thesis on the Narmada Bachao movement. So I learned about it from her, and then Ashish Kothari said that, listen, we have a space open for somebody who we call it campaigns coordinator for Narmada. So will you work with us on that? So I started working on that, and that's how I got involved in Narmada movement. So there were songs like Nakata Jungle. Nakata Jungle. You know, so yes, there was some. But Narmada mein jo there were songs about migratory labor, because all these Adivasis go off. Munde to bemeli me na sarima basai yala hamarami kati mat karive. So ek Bangla kunin se tara malik kunin se na that would, so they are saying that we do all the labor. 1994 में फिल्म निर्माता अली काज़मी ने इस आंदोलन पर नर्मदा ए वैली राइजेस नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। इसका हिंदी नाम है नर्मदा घाटी की पुकार। ये फिल्म 1991 की 5 सप्ताह की संघर्ष यात्रा का दस्तावेजीकरण करती है। इसका एक छोटा सा अंश मैं आपको दिखा रहा हूं। इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते। इसे इस मुद्दे पर एक क्लासिक फिल्म माना जाता है। में अनुभवी निर्माता आनंद पटवर्धन और सीमांतनी ध्रुव ने साथ मिलकर ए नर्मदा डायरी नामक वृत्त चित्र बनाया। इसे फिल्म फेयर पुरस्कार और टोक्यो के विजन अर्थ फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज मिला। લીલું ઝાડ છે ઝાડના પેલા બે બાટાં દેખાય છે પાણીની મોય બાટાં દેખાય એ છે મારું ઘર એ પેલા બે બાટાં દેખાય છે લીલા લીલા દેખાય છે એમાં છે મારું ઘર નંદીની મોય અંદર બહુ દૂર બુડી ગઈ શું કરતો જતું રહ્યું નર્મદાની માય બધું જતું રહ્યું મારી મિલકત મારું ઘર બાર મારા છોકરાને લઈને નાખો। अनेक राजनीतिक व्यक्ति भी नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ जुड़े रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सदस्य आलोक अग्रवाल ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। मेधा पाटकर स्वयं भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई थी। देखिए आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल YouTube चैनल पर 11 साल पुराने एक वीडियो में मेधा पाटकर के साथ एक जनसभा का दृश्य आपको फ्रेम में योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण आदि भी दिखाई पड़ेंगे। और मोदी जी के लिए कुर्सी खाली रखकर हम बैठे हैं, उनके पांव में हम नहीं बैठे हैं, उनकी कुर्सी यहाँ खाली रखी हुई है। अगर वो सही में सर्व समावेशी और समन्यायी विकास की अवधारणा पर कुछ कहना और करना चाहते हैं तो वो यहाँ आए, बैठे, लोगों के बीच में सुनवाई करे। पहला ही तो निर्णय है किसी विकास परियोजना पर मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद का। जो नर्मदा में होगा वो पॉस्को में होगा, जो नर्मदा में होगा वो कृष्णा घाटी में होगा,
जो नर्मदा में होगा वो नर्मदा के सरदार सरोवर में होगा, वो नर्मदा के सभी बांधों पर होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर 2016 को बड़वानी के राजघाट पर नर्मदा तट पर नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा आयोजित रैली में भाग लिया था। देखिए 17 सितंबर 2016 को इस बारे में हिंदुस्तान टाइम्स में छपी हुई एक खबर। नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ मेरी कुछ व्यक्तिगत यादें भी जुड़ी हुई हैं। वर्ष 1987 में मेरी पदस्थापना मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के अलीराजपुर के अनुभागीय अधिकारी के पद पर हुई थी। सरदार सरोवर के लिए भूमि अधिग्रहण और विस्थापितों के पुनर्स्थापन का कार्य उस समय तेजी से चल रहा था। राज्य सरकार के अधिकारी के रूप में मेरी जिम्मेदारी इस काम को कराने की थी। इस समय नर्मदा बचाओ आंदोलन का विरोध भी प्रखर था। दिल से और बौद्धिक रूप से भी मैं आंदोलन की बातों से सहमत था, परंतु शासकीय कार्य की जिम्मेदारी के फलस्वरूप मुझे उनका सामना करना पड़ता था। मेरे लिए काफी कठिन था। मैंने अलीराजपुर में लगभग 1 वर्ष काम किया। अलीराजपुर में खेडूत मजदूर चेतना संगठन मुख्य रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन का काम कर रहा था। इस संगठन के लोगों के साथ मेरी अच्छी मित्रता भी हो गई थी। मेरे जन्मदिवस पर मेरे इन मित्रों ने मुझे फैज अहमद फैज की पुस्तक सारे सुखन हमारे भेंट की थी, जो आज भी बड़े स्नेह के साथ मैंने सहेज कर रखी हुई है। बाद में संगठन और प्रशासन के बीच संघर्ष तेज हो गया था। संगठन ने झाबुआ के तत्कालीन कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए न्यायालय में लंबी लड़ाई भी लड़ी। वीडियो के अंत में जानने का प्रयास करते हैं कि इस लंबे आंदोलन का प्रभाव आखिर हुआ क्या। परियोजना में लगभग 18 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का लक्ष्य था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह लक्ष्य लगभग पूरा हो गया है। इसी प्रकार 1450 मेगावाट बिजली पैदा करने और गुजरात के 11,512 गांवों तथा 191 शहरों के लगभग 4 करोड़ लोगों को पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य भी पूरा हो गया बताया जाता है। लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के 230 गांव बांध में डूब गए। इनमें से 4 गांव तो पूरी तरह से डूब गए और शेष भी काफी हद तक डूब गए हैं। बांध के कारण 37,690 हेक्टेयर भूमि डूब में आई, जिसमें से 11,279 हेक्टेयर कृषि भूमि थी और 13,542 हेक्टेयर वन भूमि थी। इस डुबान से 41,000 परिवारों के लगभग 2 लाख लोग विस्थापित हुए, जिनमें से 56% आदिवासी हैं। इस परियोजना के अंतर्गत पुनर्स्थापन के कार्य में बहुत सारी कमियां हैं। बड़ी संख्या में लोगों को अवार्ड के अनुसार भूमि नहीं मिली है। अवार्ड में यह भी कहा गया था कि लोगों के पूरे गांव को एक साथ एक ही बसाहट में पुनर्स्थापित किया जाएगा, जहां उनके लिए स्कूल, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं आदि का पूरा बंदोबस्त होगा। परंतु ये वादा केवल कागजों तक ही सीमित रह गया। लोगों के परिवार टूट गए, रोजगार छूट गए, पढ़ने के साधन छिन गए। सच तो यह है कि विकास की अंधी दौड़ में पिछड़े और आदिवासी और अधिक पिछड़ गए। उनमें से बहुत से महानगरों में पलायन करके गंदी बस्तियों में जी रहे हैं। बहुत से भूखमरी और बीमारी का शिकार हो गए। इस परियोजना के और भी बहुत से प्रभाव हुए। परियोजना क्षेत्र में अनेक पुरातात्विक महत्व के अवशेष थे, जो अब डूबकर समाप्त हो गए हैं। देखिए इस बारे में एक वीडियो रिपोर्ट। उन्होंने सरदार सरोवर की डूब में के इलाके में घूम के करीब 94 एंशियंट माउंट ढूंढे और यहाँ जो प्रमाण मिले हैं उनकी खुदाई में, वो काफ़ी मतलब इस तरीके के कि देश में कुछ कुछ तो पहली बार मिले हैं। जैसे खापरखेड़ा में लकड़ी की मोहर मिली है, जो सबसे पुरानी, देश की सबसे पुरानी लकड़ी की मोहर खापरखेड़ा में मिली है। खापरखेड़ा में दूसरा फिर ये मिला है कि लोहा गलाने की भट्टी मिली है। पिपरी में हम देखते हैं तो पिट ड्वेलर्स के साथ कई तरह के प्रेसियस स्टोन मिले हैं। कार्नेलियन मिला है, लेपिस लेजुली मिला है। तो डॉक्टर ओटा का जो काम है वो सरदार सरोवर के क्षेत्र में ही रहा और इसमें इस तरीके के जानकारियाँ मिली है जो कहीं मिलती नहीं। जैसा सरकार शायद इसलिए डरी कि और यदि कुछ डिटेल्ड यहाँ पर अध्ययन यदि करवाया तो शायद ऐसी चीज़ें मिल जाए जो देश में पहली बार कहीं मिली है। तो फिर और भी अध्ययन की ज़रूरत होगी और भी अध्ययन की ज़रूरत होगी, मतलब फिर सरदार सरोवर को रोकना पड़ेगा। नर्मदा परियोजना को गुजरात में बड़ा समर्थन था, क्योंकि वहां के लोगों को इस परियोजना से पीने के पानी के अतिरिक्त सिंचाई का पानी और बिजली भी मिल रहे थे। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में इसका भारी विरोध था, क्योंकि यहां की भूमि के डूबने के कारण बांध का सबसे अधिक दुष्प्रभाव इन्हीं क्षेत्रों में था।
हमने देखा कि विकास के नाम पर जीत अमीरों और संसाधन रखने वाले लोगों की ही हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने भी बांध के पक्ष में ही निर्णय दिया। हालांकि न्यायालय में बांध प्रभावित लोगों के पुनर्वास के बारे में काफी बातें कही गई, परंतु ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया गया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावितों को उनका हक वास्तव में मिले। इतिहास की एक कड़वी सच्चाई है कि सामर्थ्यवान को ही सही माना जाता रहा है। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे किसी अन्य जन आंदोलन की कहानी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।